जय हिंद बच्चों, आप सभी का मैथ अड्डा 16 पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 7 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बच्चों त्रिभुज। तो बच्चों, इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों बच्चों इसको शेयर करना, ताकि वो बच्चे भी इस क्लास का आनंद उठा पाए। और साथ में आपको अपनी पढ़ाई नियमित रूप से सुचारू रूप से चालू रखनी है, ताकि इसमें कोई भी समस्या ना आए, आपको हर एक प्रश्न अच्छे से समझ में आए। देखिए बच्चों, इसका पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। प्रश्नावली का नाम है त्रिभुज। कितने की है? 7 की प्रश्नावली है, त्रिभुज नाम है। अब पहले हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, फिर ही हम प्रश्नों में आएंगे। ठीक है, त्रिभुज, इस त्रिभुज की परिभाषा सीखेंगे। परिभाषा पहले जानेंगे। देखो, इसी की नाम में इसकी परिभाषा छुपी है बच्चों, ध्यान से देखिए। इसके नाम में क्या है? इसकी परिभाषा है। त्रि का मतलब जानते हैं आप कितना होता है? 3। क्या होता है? 3। और भुज का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुज का मतलब भुजा। ऐसी आकृति जिसमें कितनी भुजा हो? 3 भुजा हो, क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। लेकिन ये तो सीधी परिभाषा है, सही रूप में परिभाषा लिखे तो कैसे? पहले आप याद रखना, त्रि का मतलब होता है 3, भुज का मतलब होता है भुजा। जिसकी भुजा कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। अगर हम इसकी परिभाषा देखें, डेफिनेशन देखें, तो क्या होगा? त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज, तो त्रिभुज की परिभाषा आप देखोगे तो क्या बोलोगे? 3 भुजाओं, 3 भुजाओं, भुजाओं से घिरी, घिरी बंद आकृति, बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, क्या क्या डेफिनेशन दोगे, क्या परिभाषा दोगे आप? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब त्रिभुज देखो कैसा होता है। 3 भुजा है, ये होगी 2 भुजा, और ये होगी हमारे पास 3 भुजा। तो ये हमारा क्या होगा? त्रिभुज होगा। देखो, तीनों भुजाओं से घिरी, 3 भुजाओं से घिरी है। क्या? कैसी है? बंद है। बंद है तभी तो त्रिभुज है। ये तो खुला होता तो हम क्या बोलते हैं? खुली आकृति, त्रिभुज नहीं कहलाता। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज ही बच्चों अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज एक तो होता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और एक होता है कोणों के आधार पे। किसके आधार पे? कोणों के आधार पे। तो बच्चों, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले हम भुजाओं के आधार पर पढ़ेंगे, फिर कोणों के आधार पर पढ़ेंगे। उसके बाद में बच्चों हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। सारा बेसिक यही पढ़ेंगे, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। ये तीनों पढ़ने के बाद ही हम क्या करेंगे बच्चों? प्रश्नावली को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे अच्छे से ध्यान से समझेंगे। और साथ में फिर आपको मैं बता रहा हूं कि अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक करना है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले बच्चों, और आपको और अच्छी क्लास बताई जा सके। ठीक है, देखिए तो अब सबसे पहले हम किस पे सीखेंगे? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। एक बार आप इसकी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं? तो आप लिखोगे 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार। तो पहला प्रकार कौन सा होता है? तो आप याद रखोगे समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। पहले हम ये जान लेते कौन कौन से थे, फिर इनकी परिभाषा भी समझेंगे। समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है?
समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है बच्चों विषमबाहु। कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? 3 प्रकार के। नाम है पहला समबाहु, फिर है विषम समद्विबाहु और फिर है विषमबाहु। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला प्रकार क्या है हमारे पास? पहला है समबाहु। समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों? देखो इसकी जो नाम में देखो इसकी परिभाषा, सम का मतलब होता है बच्चों समान। क्या होता है? समान। और बाहु का मतलब होता है भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। क्या क्या कहलाता? क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज क्या लिखोगे परिभाषा? अगर लिखना चाहो तो ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, त्रिभुज जिसकी जिसकी सभी भुजाएं, सभी भुजाएं, सभी भुजाएं समान, सभी भुजाएं समान हो। समान। अब एक बात और ध्यान रखना बच्चों, यह सम का मतलब समान हो गया, भुज का मतलब भुजा, जिसके सभी भुजाएं समान हो, साथ में इसका प्रत्येक कोण भी क्या होता है बच्चों? समान होता है। तो क्या ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज कहलाता है। अब देखो समबाहु त्रिभुज ये ऐसा त्रिभुज है बच्चों, देखो प्रत्येक भुजा समान, ये तीनों भुजाएं इसकी क्या रहेंगी? समान रहेंगी। क्या रहते हैं? समान। साथ में इसको बच्चों क्या होता है? इसके प्रत्येक कोण भी इसका क्या होता है? समान होता है। समान का मतलब इसका हर कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ये एकमात्र त्रिभुज है इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। इसलिए तो समबाहु कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एक पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, इसका इसका प्रत्येक कोण, प्रत्येक प्रत्येक का मतलब होता है एक, हर एक कोण कितने डिग्री का? इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का होता है। या क्या लिख सकते हैं? प्रत्येक कोण समान होता है, समान होता है। इसकी इतनी परिभाषा है, इतना ही काफी है। ठीक है, तो आप समबाहु त्रिभुज के बारे में क्या सीखे? हमें सिर्फ परिभाषा सीखनी है, सूत्र साथ करने चाहिए। इसमें इसका सूत्र क्या होता है वो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस इतना जानना आपको कि समबाहु त्रिभुज क्या है, क्या क्या होता है इसमें, इसका कोण कितना होता है, भुजाएं कैसी होती हैं, ये जानकारी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर हम पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए, तो आपने ले लिया होगा। अब देखिए दूसरा त्रिभुज है हमारा, कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज आपका आएगा समद्विबाहु। अब इसकी परिभाषा, नाम में देखो परिभाषा छुपी है इसकी। सॉरी बच्चों, देखो सम का मतलब तो होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, और बहु का मतलब होता है भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा तो क्या रहेंगी? समान रहेंगी। तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज लिखेंगे। ऐसा त्रिभुज या ऐसी आकृति, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं समान हो, या लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान व
एक भुजा असमान हो तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज हो कैसे सकता है? जैसे मान लो ये वाला आपके पास त्रिभुज हो गया, इसमें आपको क्या करेगा, देने वाला आपको दो भुजाएं समान दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए कौन सा त्रिभुज है ये। जैसे भुजा दे देगा, ये 5 दे देगा, ये 5 दे देगा, ये वाले 7 दे देगा। आपको ये पूछ लेगा बताइए कौन सा त्रिभुज है, तो आप देख के भी बता सकते हो इसकी दो भुजा तो समान है, तीसरी असमान भुजा है, तो क्या कहलाएगा? ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब जो भुजाएं बच्चों इसकी समान होती है ना, ये वाली भुजा, तो इसके जस्ट सामने वाला कोण ये और इसके जस्ट सामने वाला कोण ये हमेशा समान होते हैं। समान भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं? इसमें बराबर होते हैं। तो आप क्या लिखोगे इसमें? समान भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कंडीशन भी है इसकी कि इसमें समान भुजाओं के जो संगत कोण है, देखो ये भुजा समान है तो इसके जैसे सामने वाला कोण ये, और इसके समान है तो जैसे सामने वाले ये कोण, ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ में आया आपको? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगला त्रिभुज के बारे में जानेंगे हम। ले लिया होगा आपने? चलिए अब तीसरे त्रिभुज के बारे में जानेंगे हम। तो हमारा तीसरा त्रिभुज क्या है? नाम है विषमबाहु। क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। इसके भी नाम में इसकी परिभाषा छुपी है। विषम का मतलब होता है बच्चों असमान। क्या होता है? असमान। और बाहु का मतलब आपको पता है भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो? असमान हो, क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या लिखोगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा असमान हो। कैसी हो? असमान हो, या आप लिख सकते हो अलग अलग हो, मतलब अलग अलग भी लिख सकते हैं, असमान हो, इतना ही लिख दो, असमान हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आप करते देखना चाहोगे तो जैसे मान लो कि इस तरह का त्रिभुज होगा, ये भुजा छोटी है, ये भी छोटी है, ये बड़ी दिखाई देगी आपको। देखो तीनों भुजाएं क्या रहेंगी? अलग अलग। आप एक बात और ध्यान रखियो, इस विषमबाहु त्रिभुज में इसका एक कोण ज्यादातर क्या होता है? अधिक कोण होता है बच्चों। क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा। इसका एक कोण हमेशा ही 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा बच्चों। तो आप समझ जाना कि वो त्रिभुज 100% विषमबाहु ही हो सकता है। समझ रहे हो ना? ये तो हमारे पास हो गया भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखो अगला त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो हो गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर। क्या लिखेंगे आप? कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला त्रिभुज होता है आपका न्यून कोण। क्या लिखोगे? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है आपको बच्चों समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज।
और तीसरा आपके पास होता है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा है? अधिक कोण त्रिभुज। ये हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए? 3 हो गए बच्चों। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका कोण क्या हो? 90 डिग्री से छोटे हो। सभी के सभी कोण क्या हो? 90 डिग्री से छोटे हो, वो क्या कहलाते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। समकोण का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। कैसा कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तीसरा होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री से अधिक हो। क्या होगा उसका एक कोण? 90 डिग्री से अधिक होगा तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहां से हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज के बारे में देखिए आप बच्चों, क्या लिखेंगे? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, त्रिभुज जिसका, क्या लिखेंगे? जिसका प्रत्येक कोण, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। या ऐसे लिखो ऐसा कोण जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? न्यून कोण होता है। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। एक कंडीशन है इसके बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। आप न्यून कोण तो बना दो लेकिन उनका कोण 180 डिग्री से ज्यादा चला जाएगा तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। जैसे मान लो आपका समबाहु, समबाहु त्रिभुज देख लो, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है ना, ये देख लो। इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये सारे के सारे 90 डिग्री से कम है, और इन तीनों को जोड़ोगे ना आप तो इन तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण, क्योंकि 90 डिग्री से नीचे रहेगा ना कोणों का मान, तभी वो न्यून कोण कहलाएगा। लेकिन याद रखना उसका तीनों का योग भी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। समझ रहे हो ना? ये हमारे पास होगा न्यून कोण त्रिभुज। इस तरह का होगा कि उसका मान 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए। अब ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरे के बारे में पढ़ेंगे हम। अब दूसरा त्रिभुज हमारे पास कौन सा है? समकोण, समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री। क्या होता है? आप लिखेंगे ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, त्रिभुज जिसका, जिसका एक कोण, एक कोण 90 डिग्री हो तथा अन्य कोण, अन्य कोण क्या हो? न्यून कोण हो, न्यून कोण हो। कैसा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? इस तरह का, ऐसे। इसका एक कोण 90 डिग्री होगा बच्चों। कैसा होगा? 90 डिग्री। और ये दो कोण होंगे न्यून कोण होंगे, मतलब 90 से छोटे होंगे। ठीक है, बाकी वो कितने भी हो सकते हैं, जैसे ये 60 का हो सकता है, ये 30 का हो सकता है, ये 90 का, तो भाई तो इन तीनों का योग करेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब ये 60 का भी हो सकता है, ये 30 का भी हो सकता है, वो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। वो तो क्वेश्चन में देखे रहेगा तभी पता चलेगा, लेकिन ये हम डिसाइड कर सकते हैं इसका एक कोण हमेशा 90 डिग्री होगा, तो ये क्या त्रिभुज होगा? समकोण होगा, नहीं तो समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएगा। इसका एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। समझ रहे हो ना? ये हमारा समकोण त्रिभुज है। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट भी। अब देखिए हमारा अंतिम त्रिभुज कौन सा है? अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा हमारे पास त्रिभुज है वो कौन सा है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज।
तो अधिक का मतलब है भाई जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो, हम क्या लिखेंगे, ऐसा त्रिभुज, त्रिभुज जिसका जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से तो अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो, तो कौन सा कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब इसकी भी कंडीशन होती है। अब जैसे मान लो इसका मैंने ऐसे तो अधिक कोण बनेगा नहीं, ये देखिए इसका एक कोण है ना 100% 90 डिग्री से ज्यादा होगा। जैसे मान लो 90 से हो गया ज्यादा, तो ये मान लो 100 डिग्री हो गया, मान लो आप 100 डिग्री हो गया, तो बाकी जो कोण होंगे ना बच्चों, वो दो कोण पूरे मिला के 180 बनने चाहिए। कि जैसे मान लो ये 50 डिग्री हो गया, तो ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि इस पूरे का मान कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अधिक कोण त्रिभुज है तो क्या हुआ, लेकिन तीनों कोणों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। फिर आप ये मत सोचना कि सर आपने तो हमें ऐसा नहीं बताया, क्योंकि इन तीनों का मान 180 होना चाहिए, लेकिन इसका एक कोण है ना वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, लेकिन 180 डिग्री से कम। क्योंकि 180 डिग्री हो गया तो फिर वो त्रिभुज कहां हुआ, वो तो सरल रेखा बन गई। 180 तो हो ही नहीं सकता, तो वो तो सरल रेखा हो जाएगी, है ना। तो 90 डिग्री से तो ज्यादा है, 180 डिग्री से कम, लेकिन फिर भी इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री ही होना चाहिए। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। मैं आशा करता हूं आपको ये बात अच्छी से समझ में आ गई होगी। साथ में आपको क्या करना, अपने रजिस्टर में तारते हुए जाना है, फिर एक समझना इनको, है ना, याद करना है। ठीक है, इन परिभाषाओं के माध्यम से, इनको त्रिभुजों के माध्यम से हम आगे पढ़ेंगे तो हमें अच्छे समझ में आएगा। अब हमारे पास ये बात तो सिद्ध होगी। अब मैंने तीसरा पॉइंट आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में, मतलब सर्वांग सम त्रिभुज क्या है। तो चलिए अब त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये तीनों बातें तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए, अब पढ़ेंगे हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो, समान होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, संगत, उनकी दो त्रिभुज है लेकिन उनकी संगत भुजाएं समान होनी चाहिए भाई, एक जैसा। जैसे मान लो पहले हम आकृतियों के माध्यम से सीखते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज आपके पास ये हो गया। सर्वांग समता देखियो क्या होती है। ठीक है, अब सर्वांग समता का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिनका दोनों का रूप क्या हो, समान हो। इनका रूप तो क्या होना चाहिए, दोनों का रूप कैसा होना चाहिए, रूप समान हो। अब रूप ही समान नहीं होना चाहिए, इन जो आकृति है उनकी मापांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मापांक का मतलब इनकी माप है वो भी समान होनी चाहिए। जैसे मान लो ये भुजा 5 है, तो इधर वाली साइड की भुजा कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये भुजा 6 है तो इधर वाली भुजा कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। अगर ये 7 है तो ये भुजा भी कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। ऐसे समझिए, सर्वांग सम आकृतियां उन्हें कहते हैं कि एक आकृति को जब हम दूसरी आकृति पर रखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये एक ही आकृति है। आप समझ रहे हैं, जैसे आप मान लो अपने हाथों को दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हो तो ऐसा महसूस होता है, दूसरे में ऐसे देखते हैं जैसे ऐसा लगेगा कि ये एक ही हाथ है, दो हथेलियां नहीं है, कितनी है, एक ही हथेली है। उसी तरह वो आकृतियां कैसी होती है, सर्वांग सम होती है। मतलब एक आकृति को जब मैं दूसरी आकृति पर रखूं तो मुझे ऐसा लगना चाहिए या ऐसा दिखाई देना चाहिए कि ये दोनों एक ही आकृतियां हैं। कैसी आकृति कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। इसका क्या होता है, इसका तो मान लो कि इसका ये कोण ये वाला इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। अगर सर्वांग सम है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण
इस कोण के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों? अगर बच्चों इसका कोण बराबर होगा तभी तो ये एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे, रखे रह जाएंगे नहीं। अगर इस त्रिभुज को मैं इस त्रिभुज के ऊपर रखता हूं तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे ये त्रिभुज ही दोनों एक ही है, दोनों नहीं, मतलब संपाती है। संपाती का मतलब ये होता है कि जब एक त्रिभुज को आप दूसरे त्रिभुज पे रखोगे ना तो वो ऐसा लगेगा जैसे मान लो एक ही है। इस त्रिभुज को जैसे मान लो कि मैंने रख दिया इसके ऊपर, ऐसे रख दिया, दूसरा भी मैंने इसी के ऊपर रख दिया, तो आप ये नहीं बता पाओगे कि इसके ऊपर कितने त्रिभुज रखे हुए हैं। आप कहोगे सर एक ही त्रिभुज रखा है, तो वास्तव में एक नहीं, इसमें कितने रखे हैं? 2 रखे हैं, ऐसा। अब ये आकृतियां थोड़ी हो सकती है। मान लो त्रिभुज है, अब मैं दूसरी समझाना चाहूं आपको, तो जैसे मान लो ये तो हो गया, कोई वर्त ले लो आप, ये वर्त हो गया, सर्किल हो गया। मान लो इस सर्किल की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इस सर्किल की भी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों जो वर्त है वो कैसे वर्त है? सर्वांगसम है। कैसे सर्वांगसम? क्योंकि दोनों की त्रिज्या बराबर है, इसका मतलब एक दूसरे क्या है? समान है। अब इस वर्त को मैं इसके ऊपर रखूंगा तो मेरे को ऐसा लगेगा जैसे एक ही वर्त है। सिक्के देखे ना 1-1 रुपए के आपने, तो उन सिक्कों को आप सेम सिक्के लीजिए, एक सिक्के को दूसरे के ऊपर रखिए, आपको ऐसा महसूस होगा कि वास्तव में एक ही सिक्का है, लेकिन वैसे तो 2 है वो, लेकिन वो कैसे है? सर्वांगसम है, कि उनका सारा हिस्सा क्या है? समान है। समझ रहे हो ना आप? ऐसे तो ऐसे आकर के आप, जैसे मैं कह दूं बच्चों मैं एक वर्ग ले लूं, अब वर्ग भी तो छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम आकृति बनाने के लिए जैसे मान लो ये वर्ग की 5 सेंटीमीटर भुजा है, तो इस वर्ग की भी कितनी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्ग की तो सभी भुजाएं समान होती हैं। अगर एक भुजा पता चल जाए तो हम सभी भुजा तो अपना बता पाएंगे। अगर इस वर्ग को मैं इस वर्ग के ऊपर रखता हूं तो भी मुझे ऐसे महसूस होगा। क्या मुझे आप ये बता सकते हो, ये एक वर्ग है, इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, और एक ये वाला वर्ग है, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, क्या ये सर्वांगसम हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर भुजा का, 5 सेंटीमीटर भुजा का। अगर इस आकृति को मैं इस आकृति पे रखूंगा तो ये इसको अंदर डाल लेगी और सेम टू सेम हमें दिखाई देगा कि इसमें कितनी आकृतियां हैं? 2 आकृतियां हैं। तो सर्वांगसम आकृतियों की सीधी सी परिभाषा है ऐसी आकृतियां जिसकी आकार और आमाप, मतलब जिसकी माप क्या हो? आकार और माप पे क्या हो? समान हो, या समान हो, कैसे कहलाते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। सीधी सी परिभाषा है। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होंगे। संगत भाग बताया ना अभी आपको मैंने कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर, और ये वाली भुजा इसके बराबर। इसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला इसके। तो ये कैसे होते हैं? समान भुजाएं हैं, संगत कोण, संगत भुजाएं हैं, समझने की। ठीक है, अब देखिए, अब इसके कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट हम कैसे समझेंगे तो वो देखिए आप। जैसे सर्वांगसम त्रिभुज ले लेते हैं हम। वैसे तो सभी जैसे आकृतियां, माचिस की डब्बी आपने देखी है, सर्वांगसम ही होती है, सेम ही होती है। एक माचिस को दूसरी के ऊपर रख के देखिए आप, समान रहेंगे। ये मैंने सर्वांगसम ले लिया भाई, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 8 है, ऐसे। अब देखो इसका पहला पॉइंट क्या होता है सर्वांगसम त्रिभुजों की? अगर परिभाषा लिखना चाहो तो क्या रहेंगे? इसके आकार और आमाप समान होनी चाहिए। आकार और आमाप, आमाप का मतलब होता है माप, इसकी माप समान होनी चाहिए। आमाप का मतलब होता है माप समान होनी चाहिए, और आकार का मतलब वो सेम होने चाहिए, एक जैसे दिखाई देने चाहिए। सीधी सी बात है, कैसे दिखाई देनी चाहिए? एक जैसे दिखाई देनी चाहिए, जैसे ऐसे। ठीक है, तो इनका पहला पॉइंट है इनका आकार, आकार और आमाप समान। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? इनके संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या लिखोगे? संगत भाग क्या होते हैं? संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग बराबर कैसे? जैसे मैं नाम दे दूं ए बी सी, इसे पी क्यू आर नाम दे दो। इसके संगत भाग देखो कौन से हैं? इसकी जो ए बी भुजा है वो बराबर है किसके? देखो पी क्यू के, क्योंकि ये दोनों ही कितने हैं? 5 हैं। ऐसे आपकी जो देखोगे आप, इसकी बीसी भुजा है वो क्यू आर के बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या है? 8 है। ऐसे इसकी एसी भुजा है वो बराबर है पी आर के, क्यों? क्योंकि दोनों कितने? 7 है। साथ में ये जो कोण होते हैं, ये कोण भी इसके क्या रहेंगे? बराबर होंगे।
सर्वांग सम त्रिभुज है तो उससे कोण भी, तो यहां से आप देखोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो इसका कोण ए है वो बराबर है कोण पी के, ऐसे आप देखोगे इसका कोण कौन सा है, बी है, वो बराबर है कोण क्यू के, ऐसे आप देखोगे इसका कोण सी है वो बराबर है कोण आर के। तो इन्हें बोलते हैं संगत भाग, और इनको शॉर्ट में हम लिखेंगे ना तो ऐसे नहीं लिखेंगे इसके संगत भाग बराबर होते, अब सीधा लिखेंगे सीपी सीटी से। इस सीपी सीटी का मतलब होता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब इसका मतलब होता है कि संगत भाग वह संगत कोण क्या है, संगत कोण बराबर है, शॉर्ट में लिखते हैं बराबर है। ये इस सीपीसीटी का अर्थ होता है। क्या दिक्कत आपको, कोई समस्या नहीं है? ऐसे ही है, ये वाले हो गए हमारे सर्वांग सम त्रिभुज कि सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होते हैं। अब इन सर्वांग सम त्रिभुजों की कसौटियां होती है कि सर्वांग सम त्रिभुज कैसे कैसे हो सकते हैं भाई, जैसे भुजा जिनकी क्या क्या समान होंगी तब सर्वांग सम होंगे, कि जब भुजा भुजा कोण समान हो, कोण कोण भुजा समान हो, इस तरह हम पढ़ेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहो तो, इस तरह समझना चाहो तो, और बाकी मैं आपको बोल रहा हूं तो आप साथ साथ लिखते चला करो ताकि आपकी दिक्कत न आएगी। अब देखिए इनकी कसौटियां पढ़ेंगे हम सर्वांग सम त्रिभुजों की, तो वो कसौटियां क्या है। जैसे सर्वांग सम त्रिभुजों की कसौटी है, ऐसे आप समझोगे एस ए एस सर्वांग समता, सर्वांग समता। एस का मतलब होता है बच्चों भुजा, क्या होता है, भुजा। ए का मतलब होता है कोण, कैसा है, कोण है। जैसे मान लो आपके पास कितने हैं, दो त्रिभुज है, सर्वांग सम हमेशा दो त्रिभुजों को कर सकते हैं, हम एक को नहीं। आप कहीं एक सोचो कि एक त्रिभुज को कर देंगे हम। अब मान लो मैं नाम दे दूं इसे ए बी सी, ये है पी क्यू आर। अब इसका इसमें बोला कि एक कोण, कोण एक ही दिखाई दे रहा, मतलब ये मैं कह दूं कि ये कोण इस कोण के क्या है, बराबर है, आपको दिया गया है। मैं बोल दूं कि इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और बोल दूं कि ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है। देखो दो तो भुजाएं बराबर कर दी हमने दोनों त्रिभुजों की, एक कोण बराबर कर दिया, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। और सर्वांग सम का चिन्ह कैसे लगता है बच्चों, ऐसे दो लाइनें खींच के ऐसे लगता है, तो इस तरह से, इस तरह करके इस तरह, ये सर्वांग समता का निशान होता है। सर्वांग समता का क्या है, ऐसे हम चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। ये सर्वांग समता का निशान होता है जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो। तो देखो जब इसने बोला कि जैसे कोण ए बराबर है कोण किसके, पी के, ऐसे लिखोगे। फिर आप क्या लिखोगे कि भुजा क्या है इसकी, ए बी बराबर है पी क्यू के। दूसरे आप लिखोगे कि इसकी बीसी भुजा है वो किसके बराबर है, क्यू आर के। आपने दो तो भुजा बराबर कर दी और एक कोण बराबर कर दी, तो आप लिखोगे एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या लिखोगे आप कि त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। इस रूप में हम लिखेंगे। जब आपके पास कौन सी कसौटी हो, ये वाली कसौटी है, कौन सी हो, जब आप में किसी त्रिभुजों की आप दो भुजाएं बराबर कर दे और एक कोण बराबर कर दे, तो आप कौन सी कसौटी लगाओगे, एस ए एच सर्वांग समता। इसी कसौटी का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब आगे देखिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे अगला। तो ये वाला हो गया। अब दूसरी कसौटी क्या होगी वो देखिए, आप दूसरी कसौटी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इन कसौटियों के भी लिखते जाना, इन कसौटियों को अपने रफ रजिस्टर में या फिर कॉपी में लिखते जाना है ताकि ये आगे आपके काम आए। तो अगली कसौटी हमारे पास क्या है वो देखिए, तो कौन सी है, ए एस ए का मतलब आपको मैंने बताया कोण, और एस का मतलब होता है भुजा। सॉरी बच्चों। अब देखिए आपके पास वही दो त्रिभुज हैं, मान लो आपने इस कोण को इस कोण के बराबर दिखा दिया और इस कोण को इस कोण के बराबर दिखा दिया। नाम दे दो ए बी सी पी क्यू आर, और ये वाली भुजा आपने इस भुजा के बराबर दिखा दिया। तो आपने कैसे किया, आपने क्या, कोण ए बराबर है कोण किसके, पी के। आपने सिद्ध कर दिया कि ये कोण इस कोण के बराबर ही है। दूसरा आपने सिद्ध कर दिया कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के। आपने ये भी सिद्ध कर दिया कि जो बीसी भुजा है वो बराबर है क्यू आर के।
आपने इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर करके ले आए, एक भुजा को बराबर कर दिया, तो यहां कौन सी कसौटी आप लगाओगे? आप लिखोगे कि आप लिख पाओगे कि ए एस ए कोण भुजा कोण सर्वांग समता से। क्या लिखोगे? कोण भुजा कोण सर्वांग समता से। आप लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये आप लास्ट में फाइनल सिद्ध कर दे तो ऐसे लिखते हैं, दिक्कत नहीं होगी। मेरे हिसाब से ये वाली भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसकी एक कसौटी और है, तो वो कौन सी है वो देखिए। अब इस तरह दे दिया, अब दूसरी आपकी कसौटी है वो कौन सी है? तो वो वाली देखिए, सेम ही है लगभग इसके साथ, इसकी तरह ही सेम ही है। तो उसका नाम क्या है हमारे पास? तो जैसे कोई भी आपको दे देगा, तीसरी कौन सी है आपकी, आपको दे देगा जैसे कोण कोण भुजा। कैसे दे देगा? कोण कोण भुजा। जैसे आपने दो कोण बराबर कर दिए, सेम ही है, उसमें भी दो कोण बराबर थे, सेम ही कंडीशन है। इसका ए का मतलब तो कोण है, एस का मतलब भुजा है। ठीक है, ये बात वही है कि दो त्रिभुज आपने लिए, नाम दे दिया ए बी सी पी क्यू आर। ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। तो आपने ये कोण इस कोण के बराबर सिद्ध कर दिया, ये वाला कोण इस कोण के बराबर सिद्ध कर दिया, ये वाली भुजा आपने इस भुजा के बराबर कर दिया। जैसे आपने लिखा कि कोण ए बराबर है कोण पी के, आपने बराबर कर दिया कोण सी बराबर है कोण आर के, आपने बराबर किया ए बी बराबर है पी क्यू के। ये बात आपने सिद्ध कर दी। तो यहां भी आप कौन सी कसौटी लगा सकते हैं? कोण कोण भुजा से आप ये कह सकते हो कि त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या सर्वांग सम है, ए बी सी क्या होंगे? सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये बात होगी। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भी, फिर हम अगली देखते हैं कि आगे हमारे पास कौन सी कसौटी है। एक कसौटी और होती है समकोण त्रिभुज के लिए, तो शायद आपने उतार लिया होगा। और एक भुजा की भी देखो, ये कोण वाली होगी, तो एक और होती है हमारे पास कौन सी? दो और होती है बच्चों, एक और होगी हमारे पास। जैसे मान लो तीनों भुजाएं बराबर कर दे, अब की बार हम कोणों की आवश्यकता ही नहीं पड़े हमें, तो क्या कर देंगे? जैसे मान लो मैंने लिख दिया एस एस एस। ठीक है, क्या लिखा? एस एस लिखा मैंने। तो यहां से आप क्या देखोगे कि यहाँ पे आपने भुजा, इस सारी का क्या मतलब हुआ? भुजा हुआ। आपके पास दो त्रिभुज है पी क्यू आर, दूसरा त्रिभुज आपने ले लिया ए बी सी। आपने क्या किया? इनकी सभी भुजाएं क्या कर दिया? आपने बराबर कर दिया, सिद्ध करके ले आए कि सारी भुजा बराबर होगी। आपने बराबर कर दिया, पी क्यू बराबर है ए बी के, क्यू आर बराबर है बी सी के, और पी आर बराबर है किसके? ए सी के। अब इन दोनों त्रिभुजों के आपने तीनों भुजाएं बराबर सिद्ध करके ले आए, तो यहाँ पे आप एस 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 सर्वांग समता कसौटी लिख सकते हैं। कसौटी से आप लिख सकते हो कि त्रिभुज पी क्यू आर है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के। ये बात आप लिख सकते हो, ये भी बिल्कुल आसान है। मतलब ऐसे सर्वांग सम। अब देखो समकोण त्रिभुज के लिए क्या आएगा? हमारे पास समकोण त्रिभुज भी है, तो समकोण त्रिभुज के लिए भी क्या परिभाषा लिखेंगे हम कि इसके लिए क्या क्या होता है कि समकोण त्रिभुज आए तब कौन सी सर्वांग समता कसौटी का प्रयोग करेंगे। तो यह होता है बच्चों आर एच एस। एस का मतलब तो भुजा ही है, ठीक है, एस का मतलब तो क्या है? भुजा है। अब देखो इसका मतलब राइट एंगल, मतलब आर का मतलब होता है कोण। आपको क्या करना, जैसे समकोण कोण है, इसमें एक कोण क्या सिद्ध करना? समकोण सिद्ध कर के लाना आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना, और एक जैसे मान लो आपके पास इसकी भुजा मतलब कर्ण, एच का मतलब होता है कर्ण, इसमें क्या होता है? कर्ण। समकोण एक भुजा कर दे, एक कर्ण आपने बराबर कर दिया, तो दो समकोण त्रिभुजों का कर्ण और एक भुजा समान कर दो आप। इसे मान लो ये दो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल बोलते हैं ना इसे, ये बात, ये दो है। मान लो आपने ये दोनों कोण तो क्या 90 डिग्री है, ये तो सिद्ध कर दिया, ये तो है 90 डिग्री। आपने एक कर्ण, ये कर्ण होता है त्रिभुज का, क्या होता है? इस 90 डिग्री के जो सामने वाले को कर्ण कहते हैं बच्चों। क्या कहेंगे इसे? कर्ण। आपने इन दोनों के कर्ण को क्या कर दिया? बराबर कर दिया।
और इसमें से मान लो एक भुजा भी आपने क्या कर दी, बराबर कर दी। क्या कर दी, बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, हमारे सर्वांगसम कहलाएंगे। कैसे त्रिभुज होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। तो उसके लिए हम कौन सा नियम लिखेंगे, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो तो आप लिखोगे आरएचएस से आप ये कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। बस इतने ही हमारे नियम है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चों को ये पर्सनली मतलब जो बेसिक मैंने बताया वो अच्छे से समझ में आया है। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे, और फिर हम कल क्या करेंगे, अगले वीडियो पर्सनालिटी स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा 16 की तरफ से धन्यवाद।